वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। और हम लोग हमारे आज के सेशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं, रित, सभा और समिति के बारे में। ऊपर के हमारे जितने 5 टॉपिक्स हैं हमने हमारी पिछली जो भी हमारी क्लास है उसमें कवर कर लिए। स्मृतियां देख लिया, स्मृतियों में हमने वेदांग के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, वेदांग के साथ में हमने बोल सकते हैं कि सूत्र के बारे में भी पढ़ लिया, बहुत सारे सूत्र ग्रंथ जो होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बता रहा है, ठीक है, रित, सभा, समिति। सबसे पहले हम इनका मतलब समझ ले थोड़ा सा। ठीक है, अब अगर रित की बात करूं, रित, सभा और समिति, हमको तीनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, पहला है हमारा रित, ठीक है, दूसरा क्या है, सभा, और तीसरा। अब रित का मतलब क्या होता है उसको ध्यान से समझ लो। रित का मतलब अगर हम देखें हमारी वेद के हिसाब से, उसमें रित का मतलब क्या बताया गया, बहुत सी जगह पर रित का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मान के चलो कि लगभग 5 मतलब 10-12 जगह पे रित का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब वो रित का इस्तेमाल जो उन्होंने वहां पे वेद में किया है या हमारे जो ग्रंथ में किया है, उनका मतलब क्या है, नियम। किस तरीके से यूज हुआ है रित का मतलब, नियम के रूप में, कि ऐसे नियम जो कि कैसे हैं, शाश्वत है, जिनको बदला नहीं जा सकता। उस चीज को हमने किससे डिफाइन करके रखा है, ऋत से संबंधित है। ठीक है, ऋत से ही क्या बना है, हमारी जो ऋतुएं निकल के आई है ना, ऋतुएं आपने देखा होगा तो ऋतुएं कैसी है, शाश्वत है। अगर एक ऋतु के बाद मैं दूसरी ऋतु की बात करूं तो वो फिक्स है ना। अगर मैं अभी बात करूं तो अभी ठंडे निकली है, ठंड थी, ठंड के बाद क्या आती है, गर्मी आती है ना। ऐसा तो है नहीं कि स्किप हो जाती हो गर्मी और एकदम से बारिश आ जाती हो। ये चीज क्या है, शाश्वत है। कुछ ऐसे हमारे बोल सकते हो कि हमारे बोल सकते हो ब्रह्मांड के ऐसे नियम है, या बोल सकते हो कि हमारे पृथ्वी के ऐसे कुछ नियम है जो कि कैसे हैं, शाश्वत है, जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, जैसे कि सूरज का उगना, तो सूरज अगर उगता है तो अस्त्र भी होता है, और अस्त्र होता है तो फिर से अगले दिन होता है। ऐसा कभी हुआ है कि एक दिन डूब गया हो फिर इसके बाद उसका मन ही नहीं कर रहा हो, 5 दिन बाद उग रहा हो, ऐसा नहीं है। ये बोल सकते हो कि हमारी सृष्टि के क्या है, कुछ नियम है जो कि कैसे है, शाश्वत है, जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता। उसको हमने किससे डिफाइन करके रखा है, ऋत से। ठीक है, ऋत से ही हमारा कौन सा शब्द निकला है, ऋतु निकली है। ठीक है, ऋतुएं भी हमारी कैसी है, शाश्वत है। एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, वो हमारी कैसी है, शाश्वत है। ठीक है, गर्मी के बाद हमारी क्या आएंगी, बरसात आएंगी, और फिर बरसात के बाद क्या आएगी, ठंड आएंगी। और इसी के बीच में हमारी जो ऋतुएं हैं वो भी एक तरीके से क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है, साइकिल के हिसाब से, एक चक्र के हिसाब से। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है बीच में कभी कभी ठंड के टाइम पे पानी गिर जाता है, कभी कभी गर्मियों में भी पानी हो जाता है, जैसे हमारे आज का मौसम हो रहा है। तो ये बीच में थोड़ी बोल सकते हैं कि दिक्कत है, पर ऋतुआं चेंज नहीं होती। गर्मी है तो गर्मी के टाइम पे गर्मी ही होगी, 1-2 दिन बारिश हो जाएगी, पर वापस तो गर्मी आती ही है ना। तो ये जो चीजें हैं, जो आप बोल सकते हो कि ऐसे ब्रह्मांड के या हमारे जो सृष्टि के कुछ ऐसे नियम है जो कैसे है, शाश्वत है। तो उनका मतलब क्या बता के रखा है, ऋत बता के रखा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋत का इस्तेमाल किस शब्द से रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो ऐसे नियम जो कि कैसे हैं, शाश्वत है, या जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋत बोलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम किसकी बात करते हैं। अब देखो, ऋत से ही संबंधित समझ लो। पहले देखो इनका मतलब मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये स्लाइड अपने पास भी रहेगी, तो मैं पहले चीजों को क्लियर करते चलता हूं, फिर इसके बाद हम लोग स्लाइड पढ़ लेंगे। ठीक है, स्लाइड में चीजें भी दे के रखी है, पर पहले जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको समझ लो। ठीक है, ऋत का मतलब समझा हम लोगों ने। ठीक है, अब ऋत से आगे आते हैं कि जो ऋत का इस्तेमाल किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, कि जो नियम कैसे हैं, शाश्वत है। अब इन ऋत को संभालने का काम कौन करता है, हमारे वायुदेव करते हैं। ठीक है, जो वायु जी देव के बारे में पढ़ा है हम लोग, वरुण के बारे में पढ़ा है। तो वरुण क्या है, इस ऋत के क्या है, बोल सकते हैं जनक भी है, और जनक के साथ में क्या है, रक्षक भी है। ठीक है, ऐसा बताया गया है कि अगर हम लोग ऋत को बोल सकते हैं कि जितने भी नियम है जो कि शाश्वत है, अगर उनका उल्लंघन करेंगे तो हमको कौन वो क्या कहते हैं, दंड देगा, वरुण देव, जो हमारे बोल सकते हैं कि वरुण है, वो हमको क्या दंडित करेंगे इन सब चीजों से। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना नॉर्मली, अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, या कुछ ऐसे नियम है जो कि बोल सकते हो कुदरत के नियम के खिलाफ है, उनको अगर हम करते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। जो अर्थक्वेक आते हैं हमारे, बहुत सारे सुनामी टाइप की आपको देखने को मिलती है। तो ये किसका है, अगर हम नियमों को तोड़ते हैं, जो सृष्टि के नियम है अगर हम उनको तोड़ते हैं तो क्या होता है, जो वरुण देव है हमको क्या करते हैं, सजा देते हैं। तो इस तरीके से उसको उसमें समझाया गया। ठीक है, यहां से हमारा बेसिक क्वेश्चन यही है कि जो ऋत है, ऋत के जनक और बोल सकते हैं कि रक्षक किसको माना गया है, वरुण को माना गया है। और वरुण को एक तरीके से बोल सकते हो ऋतसस्य रोपा गोपा के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, किसके नाम से जाना गया है, ऋतसस्य गोपा के नाम से भी जाना गया। इस तरीके से आपसे इस्तेमाल पूछा जाता था कि वरुण को हमारे ऋत में, या बोल सकते हैं कि वो बोल सकते वेद में किस तरीके से संबोधित किया गया है, तो ऋतसस्य
गोपा के नाम से भी हमने वरुण का इस्तेमाल देखते हुए देखा। तो इस चीज को हमने समझा, ठीक है। रित से हमने चीजें समझ ली कि रित का मतलब है कि ऐसे नियम जो कि शाश्वत है, ठीक है। अगर उन शाश्वत नियमों को अगर तोड़ोगे तो कौन हमको बोल सकता है, दंडित करेगा? वरुण, क्योंकि वरुण को क्या बोला गया है, जनक और रक्षक बोला गया है। किसका? ऋतों का, ठीक है, रित का, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। फिर रित, अगर वरुण देव की बात करूं तो वरुण को दूसरे नाम से किससे बुलाया जाता है? ऋतस्य गोपा से, ठीक है। वैसे बेसिकली अगर एग्जाम्पल देखो तो अभी सृष्टि के कुछ नियम बना के रखे हैं। अगर वो सृष्टि के नियम हम लोग देखें तो अभी करंट का ही एग्जाम्पल है, 4-5 साल पहले का कोविड आया था। वो कोविड किस कारण आया था? बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि जो चमगादड़ था या बैट के कारण फैला था। अब कुछ मतलब सृष्टि में ऐसे कुछ नियम बना के रखे हैं कि जानवरों को, मतलब कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको खाना नहीं चाहिए, पर क्या करते हैं कुछ लोग, अपने जो नियम है उनको तोड़ के उनको खाते हैं। हमने देखा है ना बेसिकली कि जो चमगादड़ है वो खाने की चीज नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें, मतलब बोल सकते हो जो चमगादड़ों में उस टाइप के जो कोरोना वायरस या बोल सकते हो कैट में होते हैं, कभी तक एनिमल में, अब या बोल सकते हो हमको इंसानों में देखने को नहीं मिला था आज तक। कोरोना वायरस जो है वो एनिमल्स के वायरस से, बोल सकते हो कि एनिमल से रिलेटेड वायरस था, ह्यूमन वायरस नहीं था। उसको बनाया किसने? ह्यूमन ने ही बनाया। कैसे बनाया? जो सृष्टि है बोल सकते हो कि उसके नियमों को तोड़ के। चमगादड़ खाने वाली चीज नहीं थी, बैट खाने वाली चीज नहीं थी, पर उन्होंने खाया, उसके कारण वो वायरस उनमें फैला, और उस नियम के टूटने के कारण पूरी सृष्टि को क्या करना पड़ा था, या पूरे पृथ्वी को क्या करना पड़ा था, उसका नतीजा भुगतना पड़ा था। हुआ था ना 4 साल पहले की कंडीशन, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सब उससे मतलब जूझे हैं और सबने देखा है वो चीज। किसी ने अपने आसपास के लोगों को भी बोल सकता है खोया है, बेसिकली सबके जो कारोबार वगैरह थे वो भी चौपट हो गए, तो पूरी दुनिया ही बदल गई थी, आर्थिक स्थिति खत्म हो गई थी। तो वो चीज है कि अगर आप कुदरत के नियमों को अगर आप छेड़ने की कोशिश करोगे या बोल सकते हो कि उनका उल्लंघन करोगे, तो कहीं ना कहीं रिपीट में आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो कि बोल सकते हो सर्वनाश कर देंगे, ठीक है। तो वही चीजें हमको किस में बता के रखी है? रित में बता के रखी है। क्लियर हो गया यहाँ पे रित का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभा की बात में करते हैं, तो सभा, अब देखो, अब मेरे मेन चीज ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकलिटी समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वही चीज नहीं है। आज के टाइम से हम बोल सकते हैं सभा और समिति को समझते हैं, बस उनके बीच का डिफरेंस, मतलब उनके बीच की सिमिलैरिटी देखना, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर आज की बात करें तो अगर मैं सांसद की बात करूं, जो हमारी संसद है वो किन किन चीजों से, 3 चीजों से मिलकर बनी है। एक हमारी लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है? हमारी संसद बनाती है। तो उस टाइम पे अगर अब राजा की बात करें तो राजा जो भी बनता था या राजा का जो शासन था वो 3 चीजों से मिलकर बनता था। एक तो खुद राजा, दूसरा सभा और तीसरी समिति। ये चीज क्लियर हो गई। तो आज की बात करें तो आज की जो हमारी बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट भी 3 चीजों से मिलकर बनी है। हमारा जो देश है, देश की पार्लियामेंट। वैसे ही अगर उस टाइम की शासन काल की बात करूं कि कोई भी राजा का शासन जो था वो कैसे चलता था, तो वो 3 चीजों पर डिपेंडेंट था। एक था हमारे राजा, दूसरा सभा और तीसरी समिति। क्लियर हो गया। अब उसमें जैसे हम बोल सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा हमारे इधर प्रेजेंट है, वैसे ही अगर मैं बात करूं तो जो सभा है, सभा हमारी एक तरीके से क्या है? राज्यसभा है, ठीक है। और जो समिति है वो एक तरीके से क्या है? लोकसभा है। क्या है हमारी? ये चीज क्लियर हुई। अगर देखो, अब सबसे पहली बात तो अगर आपने देखा होगा बहुत सी रामायण में या महाभारत में, अगर एक राजा बैठा रहता तो राजा का एक सिंहासन होता है, उस राजा के सिंहासन के पास में आपने देखा है बहुत सारे और सिंहासन भी रहते हैं, देखा है ना, उनमें बहुत सारे जो व्यक्ति है वो भी बैठे रहते हैं। तो वो एक तरीके से हमारी उसको क्या बुलाया जाएगा? सभा बुलाया जाएगा, ठीक है। वो मैंने थोड़ा सा बोल सकते कि वो इस मतलब ज्यादा एडवांस लेवल पे चले गए, पर पहले की जो सभा होती थी वैसे कहां पे होती थी? ग्राम में होती थी। ग्राम में कैसे होती थी? बेसिकली अगर राजा है तो राजा के कुछ खास लोग होते थे जो कि किसके हिस्से होते थे? सभा के हिस्सेदार होते थे, ठीक है। और सभा में वही लोग बैठते थे जो कि उच्च कोटि के होते थे, जिनमें बोल सकते जो इंटेलेक्चुअल होते थे, जो कि कुलीन होते थे, जो कि नोबल होते थे, या बोल सकते विद्वान होते थे। जैसे अगर हम राजा राम की बात करें तो जो राम जी थे उनके पास में वो ऋषि वशिष्ठ बैठे रहते थे। ऐसे उनके बहुत सारे जो मंत्री हैं, जो कि खास मंत्री है, महामंत्री है या बोल सकते सेनापति है, वो लोग बैठते थे सभा में। हर कोई नहीं बैठता था सभा में। वैसे अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में हर कोई नहीं इलेक्शन लड़ सकता, जो भी इलेक्शन लड़े जाते हैं वो इनडायरेक्टली लड़े जाते हैं ना, और उनमें हर कोई नहीं बैठता, इंटेलेक्चुअली बैठता है। आपने देखा होगा कि राज्यसभा में ज्यादातर जो एमपी है वो कैसे होते हैं? इंटेलेक्चुअल होते हैं, किसी ना किसी फील्ड में उन लोगों ने क्या करा है? अपनी एक नोबिलिटी सिद्ध की है, या ऐसी एजुकेशन फील्ड की है कि उस एजुकेशन का उसमें क्या होता है? राज्यसभा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है।
ठीक है। और लोकसभा की बात करो तो लोकसभा में इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, पर राज्यसभा के इलेक्शन कोई नहीं लड़ता। और कुछ अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो वो किसको अपॉइंट करता है राज्यसभा में एज ए एमपी, जो कि इंटेलेक्चुअल हो, जिसने कोई पीएचडी करी हो या किसी फील्ड में वो क्या हो, एक्सपर्ट हो, उसको ही राज्यसभा में बैठाया जाता है। वैसे ही हम अगर सभा की बात करें तो सभा में जो राजा है, उस राजा के पास में जितने भी लोग होंगे वो कैसे होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे। ठीक है, उच्च कोटि के होंगे, या तो ब्राह्मण होंगे जिनको वेदों का या शास्त्रों का ज्ञान होगा, या तो क्षत्रिय होंगे जो कि बोल सकते कि कभी युद्ध हुआ तो युद्ध के टाइम पे सेनापति, ऐसे टाइम पे वो लोग इस्तेमाल किए जा सकते। और कुछ ऐसे लोग भी रहते थे कि जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते थे। ये चीज क्लियर हो गई। राज्यसभा और सभा का मतलब समझ में आ गया। तो सभा हमने देखी बेसिकली कि सभा में क्या होता है कि एक राजा होता है, उस राजा के आसपास में कुछ लोग बोल सकते कि अभी ऐसे एग्जाम्पल देखो तो पीएम मोदी है। अब पीएम मोदी जो भी डिसीजन लेते हैं वो अकेले तो लेते नहीं है। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे उन्होंने मिनिस्टर्स बना के रखे हैं। तो कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, फिर काउंसिल मिनिस्टर्स के बाद में हम बोल सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स है। और कैबिनेट के बाद भी आपने एक और शब्द यूज मतलब देखा होगा, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट मतलब कि ऐसे की जो कि बिल्कुल ही खास है, कि जो अगर मान के चलो कि अगर 80 मतलब बहुत सारे 545 लोग हैं पर हर किसी से डिसीजन तो ले जा नहीं सकते, तो 80 मिनिस्टर्स हो गए। फिर 80 मिनिस्टर्स में भी कुछ कैबिनेट हो गए, और कैबिनेट में भी क्या हो गया, किचन कैबिनेट, एक तरीके से आपने वर्ड यूज करा होगा। किचन कैबिनेट मतलब कि कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ही खास है, जैसे कि अगर आप पीएम मोदी की बात करो तो निर्मला सीतारमन है, ठीक है, राजनाथ सिंह है, और बोल सकते हैं कि हमारे अमित शाह है। तो ये 3-4 लोग और 2 लोग भी हम जोड़ के चलते, तो ये 7 लोग क्या बनाते हैं, किचन कैबिनेट बनाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे क्या करते हैं, हमेशा अपने डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि पीएम मोदी अकेले डिसीजन नहीं लेते थे। तो वैसे ही उस टाइम पे सभा का काम होता था। सभा में जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो सभा के लोगों के लिए, सभा के लोगों से लिए जाते थे। अकेला राजा उस टाइम पे डिसीजन नहीं ले सकता था। ये चीज क्लियर होगी। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि उस टाइम पर राजा इंडिपेंडेंट नहीं था। उसका जो भी हम देखते हैं, जो भी उसको अगर जजमेंट देना है या कुछ भी चीज बतानी है, किससे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, सामाजिक से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सुझाव लेना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने मना कर दिया, अगर उन्होंने हाँ कर दिया, तो जो मेजॉरिटी लोगों का डिसीजन होगा वही मेन डिसीजन होगा। ये चीज क्लियर हो गई। ऐसा नहीं है कि एक राजा ने बोल दिया कि भैया इसको 10 साल की सजा देनी है या आज से ये वाला कर खत्म हो गया, वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था। वो डिसीजन किसका होता था, पूरे की पूरी सभा का होता था। एक चीज क्लियर हो गई। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो सभा है, उस सभा को मतलब राजा को कौन कंट्रोल करता था, सभा कंट्रोल करती थी। तो कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय सबसे पहले सभा से पूछ के लिया जाता था, और सभा के लोगों को, ज्यादा लोगों का जो निर्णय होता था वही एक्चुअल निर्णय होता था, एक्चुअल डिसीजन होता था। ये चीज क्लियर हो गई। तो राज्यसभा से हम लोगों ने देखा कि आज के टाइम में बस वो चीज है कि कंपैरिजन रखना याद रहेगा आपको। राज्यसभा मतलब कि ऐसे मतलब जगह जहां पे हर कोई बोल सकता है कि इलेक्टेड नहीं हो सकता, हर कोई को इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो वैसे अगर हम सभा की बात करें तो सभा में भी वही लोग बैठते थे जो कि उच्च कोटि के होते थे। ठीक है, जिनके पास वेदों का या शास्त्रों का ज्ञान होता था, या क्षत्रिय लोग होते थे, या कुछ ऐसे लोग जो कि अपने फील्ड के क्या है, एक्सपर्ट है, वही लोग कहां पे बैठते थे, सभा में बैठते थे। ठीक है, और सभा का बेसिकली ज्यादातर काम देखे तो क्या काम होता था, न्याय करना। ठीक है, अगर किसी ने बोल सकता कि कुछ काम कर दिया, अगर उसका न्याय करना है तो वो न्याय के लिए कहां पे आएगा, सभा में आएगा। ठीक है, तो न्यायालय एक तरीके से उस टाइम का जो न्यायालय था वो क्या था, हमारे सभा थी। कि किसी ने अगर कुछ मतलब जुर्म कर दिया, या कोई बोल सकता है कि कुछ गलत काम हो गया, या कुछ ऐसे जो वर्ग के लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं, तो उनको सजा देने का काम किसका होता था, सभा का होता था। ठीक है, और उस टाइम पे जो सभा होती थी बेसिकली क्या करते थे, मतलब न्याय से रिलेटेड चीजें भी की जाती थी, कुछ सामाजिक बोल सकते टॉपिक्स पे भी बात होती थी, विषय पे भी बात होती थी, आर्थिक स्थिति पे भी बात होती थी, क्योंकि आर्थिक मतलब कि राज्य का जो अर्थव्यवस्था है उसको देखने का काम भी किसका होता था, सभा का ही होता था। क्लियर हो गया, असेंबलेंस समझ में आ गया। तो बेसिकली हम लोग देखें तो जो सभा के लोग हैं वो हर कोई मतलब कि राजा के साथ साथ उन सब लोगों का सुझाव होना बहुत ज्यादा जरूरी था, और उसमें हर कोई इंसान नहीं होता था, उसमें बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो उच्च कोटि के लोग हैं, वही उसमें बैठते थे। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अगर सभा की बात करूं मैं, तो सभा में हम देखते हैं, देखो अगर मैं बात करूं सभा की, तो सभा के अगर हम किसकी बात करें, सदस्यों की बात करें, कि सभा के जो सदस्य होते थे उनको क्या कहा जाता था, सभासद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सभासद कहा जाता था।
ठीक है, तो जितने भी लोग सभा में उपस्थित रहते थे, जितने भी सदस्य होते थे, उनको क्या कहा जाता था? सभासद कहा जाता था। और इन सभा का मतलब कि जो अध्यक्ष होता था उसको क्या बोला जाता था? सभापति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सभापति बोला जाता था। और इन सभा के बाहर एक द्वारपाल होता था। ठीक है, तो उस द्वारपाल को क्या बोला जाता था? सभापाल बोला जाता था। कि जो द्वार की रक्षा करता था या द्वार रक्षक होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? सभापाल बोलते थे। ये चीज क्लियर हो गई? मतलब ये रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सी जगह पे इनका इस्तेमाल बहुत जगह अलग अलग किया गया है। सभा अध्यक्ष मैंने जैसे बताया, तो कहाँ पे सभापति लिखा गया है, कहीं पे कुशाल मतलब बोलो कुशान के नाम से भी बताया, सुजाल के नाम से भी बताया गया है, कुशान बोल रहा हूँ, सुजान के नाम से भी बताया गया। तो बहुत सी बुकों में अलग अलग डिफरेंस है, तो दोनों चीज लिख लेना, सभापति भी और सुजान भी। ठीक है, तो इन अध्यक्ष कौन होता था? मतलब वहां के सदस्यों को क्या बोलते थे हम लोग? सभासद। अध्यक्ष को सभापति, और जो द्वार की रक्षा करता था, जो द्वार रक्षक था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? सभा। अब यहाँ पे एक और शब्द मतलब एक क्वेश्चन आता है कि द्वार के रक्षक की बात क्यों आ गई? द्वार के रक्षक की यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी? तो पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो। अगर आप मान के चलो कि भविष्य में, चलो मैं कामना करता हूं कि आप लोग मान के चलो कि अगर डिप्टी कलेक्टर बन जाते हो, डीएसपी बन जाते हो, तो बनने के बाद क्या होगा? आप अपने ऑफिस में बैठे होगे, ठीक है, अपने कैबिन में बैठे होगे, तो कैबिन के बाहर एक जना मतलब बाहर खड़े रहेंगे ना, बेसिकली वो देखेंगे कि कौन अंदर जा सकता है, कौन अंदर नहीं आ सकता। तो कोई अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो सबसे पहले एक चिट में आपका नाम लिख मतलब उनका नाम लिखा जाएगा, वो डोरमैन को देंगे, फिर वो अंदर जाके आपको वो चिट पास करेंगे। फिर आप देखोगे कि हाँ ये बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो आप उनको बोलेंगे कि हाँ घंटी बजा के कि भैया अंदर भेज दो। तो वो चीज समझ में आई? तो सभा में मैंने बताया कि हर कोई उसका हिस्सेदार नहीं होता था। जो उच्च कोटि के लोग, जो कि बोल सकते हो कि अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, वही सभा में बैठ सकते थे। तो हर किसी की एंट्री नहीं थी सभा में। तो उनको देखने का काम किसका होता था? सभापाल का होता था। वो देखता था कि जो इंसान मतलब सभा सदस्य है, सभासद है, वही उस सभा में एंट्री ले, हर कोई एंट्री ना ले, या जिसको बुलाया गया है वो ही अंदर जाए, हर कोई अंदर ना जाए। तो वो काम किसका होता था? सभापाल का होता था। ये चीज क्लियर हो गई? तो हम लोगों ने बेसिकली देख लिया कि उनके जो सदस्य होते थे सभी को क्या बोला जाता था, और उनके अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? सभापति, या बोल सकते कि सुलान के नाम से भी बोला जाता है बहुत सी जगह। ये चीज क्लियर हो गई? अब वहीं पे अगर मैं बात करूं सभा की, तो सभा का जो उल्लेख है हमको किस में देखने को मिलता है? ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है और अथर्ववेद में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर ऋग्वेद में देखने को मिल रहा तो सभा सभा मतलब बोल सकते हैं कि जो सभा है, सभा को हम ऋग्वेद की बात करें और अथर्ववेद की बात करें, तो ऋग्वेद में कितनी बार बोल के रखा है? 8 बार उसका उल्लेख देके रखा है हमको। ठीक है, और अथर्ववेद की बात करूं तो अथर्ववेद में कितनी बार उल्लेख देके रखा है? 17 बार। ये चीज क्लियर हो गई? सभा शब्द जो है वो ऋग्वेद में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? 8 बार। और अथर्ववेद में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? 17 बार। तो ऋग्वेद में जो चीज है, जो बोल सकते हो कि सभा का इस्तेमाल है, एक साथ नहीं लिखा सभा 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 उन्होंने 8 बार लिख दिया हो, ऐसा नहीं। सब जगह अलग अलग उल्लेख है कि सभा में जो लोग बैठते थे वो उच्च कोटि के लोग होते थे। ठीक है, सभा में जो लोग बैठे हैं उनको बोल सकते हो कि उनको सभासद बोला जाता। तो इस तरीके की चीजें हमको किस में देखने को मिली है? ऋग्वेद में देखने को मिली है। कि अगर आप ऋग्वेद किसकी बात करो, सभा का बात करो, तो सभा जो शब्द है, शब्द की बात कर रहा हूं मैं, उसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? 8 बार। और अथर्ववेद में कितनी बार है? 17 बार। अब देखो, वैसे उसकी बात करूं, अथर्ववेद में सभा और समिति को एक बोल सकते हो कि एक लाइन से बोला गया है। ये बोला गया है कि एक बोल सकते हो कि प्रजापति थे, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उन 2 पुत्रियों का नाम क्या था? एक का सभा और एक का समिति। पर इसका वो वाला एक्चुअल मतलब नहीं बोल सकते पिता और पुत्र की बात, पिता और पुत्री की बात हो रही है, वो वाली चीज नहीं है। प्रजापति वो वाले भी नहीं है कि बोल सकते कि जो बोल सकते पार्वती जी के जो पिता थे उनका नाम भी प्रजापति था, आपको पता हो तो, वो वाली चीज नहीं है। उन्होंने बेसिकली क्या बताया अथर्ववेद में कि जो प्रजापति है, प्रजापति की 2 बेटियां हैं, एक का नाम सभा है और एक का नाम समिति है। अब मैंने वही चीज बताई कि कोई भी जो शासन है, किसी भी राज्य का जो शासन है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? राजा के ऊपर, सभा के ऊपर और समिति के ऊपर। मतलब कि राजा के लिए जो सभा और समिति है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी सभा और समिति के जो निर्णय होंगे, जो भी डिसीजन होंगे, वो राजा को मानने पड़ेंगे, है ना? तो वही चीज है कि अगर प्रजापति को एक तरीके से बोल सकते हो राजा के हिसाब से समझाया गया है, बताया गया है, और राजा की 2 बेटियां, एक सभा और समिति हमारे लिए बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बोल सकते हो एक पिता के लिए 2 मतलब अपनी पुत्रियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, और वो बात मानते हैं।
तो वही चीज को उन्होंने एक शब्द मतलब एक लाइन से समझाया गया कि प्रजापति की दो पुत्रियां थी, एक सभा और एक समिति। ठीक है, कि प्रजापति मतलब राजा और सभा और समिति मतलब कि उनकी दो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि उनके बिना वो कोई निर्णय नहीं ले सकते। ये चीज क्लियर हो गई। ये लाइन कहां पे बताई गई है? अथर्ववेद में बताई गई है। ठीक है, अथर्ववेद में हमको उसको उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये चीज देखिए, हम लोगों ने सभा का उल्लेख भी देख लिया, सभा का मतलब भी देख लिया, सभा के जो सदस्य होते थे उनका नाम भी देख लिया और अध्यक्ष जो थे उनको भी देख लिया। अब देखो, अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं किसकी? समिति की। पहले इसको मिटा देते। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? समिति की। तो समिति जो है एक तरीके से क्या है हमारी? जैसे हम लोगों ने सभा देखा तो सभा का मतलब मैंने बताया था राज्यसभा, और समिति का मतलब हम किसके लेके चल रहे हैं? लोकसभा को। ठीक है, तो लोकसभा में मतलब कि हर कोई इंसान बैठ सकता है, तो वैसे ही समिति है। अब समिति का जो हिस्सा है वो हर कोई हो सकता है, जनजाति के लोग भी हो सकते हैं, वहां पे जो सबसे निम्न जाति के लोग हैं वो भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, हर कोई हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो सभा है वो एक छोटी, बोल सकते हैं ये छोटी चीज है, और जो समिति है वो कैसी चीज है? बड़ी चीज। ठीक है, और हर जो राजा है उसको समिति में जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राजा का मन नहीं है समिति में जाने से, तो ऐसा नहीं है, राजा को हर समिति में जाना पड़ेगा। समिति मतलब कि जो बोल सकते मीटिंग होती थी समिति लोगों की, उस मीटिंग में उनको जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि बोल सकते हैं कि अब जैसे मैंने बताया था सभा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समिति भी इंपॉर्टेंट है। तो समिति क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में लोग कैसे बैठते हैं? जब लोगों को कौन चुनता है? हम लोग लोगों को चुनते हैं, वही लोग सभा में बैठते हैं कि नहीं बैठते? वही समिति की बात है, समिति के लोग ही किसका चुनाव करते हैं? राजा का चुनाव करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अगर समिति के लोग अगर चुनाव नहीं करेंगे तो वो राजा राजा नहीं बनेगा। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि हर राजा को समिति में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से राजा उन समिति की टुवर्ड्स क्या है? अकाउंटेबल है, कि अगर उनकी चीज मतलब कि कोई चीज हो रही है तो उस राजा को उनका क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का शब्द बोला है ना, अकाउंटेबिलिटी मतलब कि उनका उत्तरदायित्व है एक तरीके से उनके प्रति, क्योंकि लोगों मतलब समिति के लोग ने किसको चुना है? राजा को चुना है। ये चीज क्लियर हो गई। सभा और समिति का मतलब समझ में आ गया। सभा तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो उनके बोल सकते हैं राज्य में होती है, मतलब कि उनके जो महल है उसमें वो होती थी, या बोल सकते ग्राम लेवल पे होती थी, और जो समिति थी वो कैसे होती थी? केंद्र लेवल पे होती थी। ठीक है, अब ये जो मतलब बोल सकते हैं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं रित की, सभा की या समिति की, वो किस टाइम की बात कर रहे हैं? वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं। जैसे ही हमारा बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई और वैदिक सभ्यता शुरू हुई, तो उस टाइम पे सभा और समिति का जो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस गेन हुआ था। ये चीज क्लियर हो गई। अब टाइम पीरियड याद रखो, टाइम पीरियड में भूल गया था। तो जो टाइम पीरियड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक भी इसमें आ जाएगा और उत्तर वैदिक भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो उत्तर वैदिक के टाइम पे सभा और समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, क्योंकि वही निर्धारित करती थी कि कौन राजा बनेगा और राजा का कैसा शासन होगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता था? सभा और समिति के ऊपर। ये चीज क्लियर हो गई। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जो राम भगवान थे या श्री राम थे, उनके टाइम का जो राज्य था वो राम राज्य के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कि उस जैसा राज्य अभी तक, मतलब उस टाइम का उस जैसा शासन किसी ने भी किसी राज्य का नहीं किया है अभी तक। राम राज्य इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि उनके पास में कोई जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने भी बोल सकते हो कि मंत्री उनकी सभा में उपस्थित थे, वो अपने टाइम के क्या थे? बेस्ट थे। ये चीज क्लियर हो गई। तो क्योंकि देखो बोला जाता है इंटेलेक्चुअली कि अगर आप राजा बन रहे हो और आप उस तरीके के बोल सकते हो कि उतने कैपेबल नहीं हो, कि मतलब मान के चलो कि बहुत से राजा है जो कि बोल सकते हो कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग है पर मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है, वो सोच नहीं पाते। तो वही चीज बोली गई है हमारे बोल सकते हैं कि अभी बोल सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी में, कि अगर आप सोच नहीं सकते ना अच्छा, तो ऐसे लोगों को अपने पास में रखो कि जो अच्छा सोचते हो, जिनके विचार कैसे हो, मतलब कि विजनरी हो, जो कि दूर का सोचते हो। तो उसके कारण क्या होगा? आपका जो शासन है उसका भी क्या हो जाएगा? महत्व बढ़ जाएगा। पर श्री राम की बात करें तो वो दोनों बुद्धिमान भी थे, मतलब कि उनको नीतियां भी पता थी, और साथ में बोल सकते हैं कि वो फिजिकली बहुत एक्टिव थे, मतलब कि हर शस्त्र और शास्त्र में बोल सकते हैं कि दोनों में वो कुलीन थे। ये चीज क्लियर होगी। दोनों में बहुत ज्यादा था, हम लोगों ने देखा था वो जो युद्ध आपने देखा हो, तो हर चीज में वो कुलीन थे, इसलिए वो तो खुद कुलीन थे, उनके पास में जितने भी सभा में लोग रहते थे वो कैसे थे? और ज्यादा अच्छे थे, मतलब कि अच्छे लोग थे। तो उसके कारण जो उन्होंने शासन किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत अच्छा किया, इसलिए उसको राम राज्य के नाम से जाना जाता है।
ये चीज क्लियर हो गई। तो समिति से हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि समिति एक तरीके से आज के टाइम पे असेंबल करोगे तो लोकसभा का काम करती है, ठीक है। लोकसभा जैसी है कि जो समिति के लोग है वो समिति के लोग में कोई भी आ सकता है, सभी लोग रहते थे, जनजाति के भी लोग रहते थे, उच्च जाति के भी रहते थे, बोल सकते हैं कि हमारे क्षत्रिय भी रहते थे, वैश्य भी रहते थे, जितने लोग रहते थे वो सारे के सारे लोग किसका हिस्सेदार बन सकते थे, समिति का। जैसे लोकसभा में बोलते हैं लोकसभा का इलेक्शन कौन लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, ऐसे बेसिकली बोले तो, वैसे बहुत टर्मिनोलॉजी है। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने समिति का मतलब समझ लिया। अब समिति की बात करोगे तो समिति का जो उल्लेख है हमको कहां पे देखने को मिलता है, दोनों जगह देखने को मिलता है। ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है और अथर्ववेद में भी देखने को मिलता है। ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में कितनी बार देखने को मिलता है, 9 बार, और अथर्ववेद में समिति का इस्तेमाल कितनी बार देखने को मिलता है, 13 बार। ये चीज क्लियर हो गई। तो हम लोग अगर बात करें समिति की, तो समिति का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी देखे रखा है और साथ में अथर्ववेद में भी देखे रखा है। ऋग्वेद में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है समिति का, और अथर्ववेद में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, 13 बार। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वही चीज है, सभा में लोग जो बैठे रहते थे वो सारे के सारे लोग कैसे होते थे, इंटेलेक्चुअल होते थे, जो उच्च कोटि के लोग रहते थे वही सभा में बैठते थे, पर समिति में हर कोई बैठ सकता था। ये चीज क्लियर हो गई। समिति की बोल सकता है कि, और समिति राजा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, क्योंकि राजा को समिति में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि समिति के लोगों ने ही किसका चुनाव किया है, राजा का चुनाव किया है। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। तो वैसे ही हम लोगों ने देखा कि जो सभा के लोग हैं वो मिलके किसके ऊपर न्याय करते थे, न्यायालय था एक तरीके से। अर्थव्यवस्था की बात करते थे, अर्थव्यवस्था के साथ में बोल सकते हैं कि कुछ सामाजिक मुद्दे रहते थे उनकी भी बात कर ली जाती थी, ठीक है। अब वहीं पे हम किसकी बात करें, समिति की बात करें, तो समिति किस तरीके के बोल सकते मुद्दों पे बात करती थी। तो समिति जो है वो हमारे किस तरीके के मुद्दों पे बात करेगी, प्रार्थना से रिलेटेड, ठीक है। धर्म से रिलेटेड जो बातें होती थी वो कहां पर होती थी, समिति में होती थी। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। तो समिति में किस तरीके की बातें होती थी, धार्मिक बातें होती थी, प्रार्थना, वो धर्म के नाम पे, या बोल सकते दर्शन के नाम पे, या बोल सकते कि हमारी प्रार्थनाओं के नाम पे, ठीक है। जैसे कि बेसिकली देखो ना कि अगर मान के चलो कि कोई युद्ध छिड़ गया, किसी ने किसी पे आक्रमण कर दिया, या कुछ चीजें ऐसे हो गई, तो वो क्या करते थे, समिति के लोग मिल के क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, ठीक है। कि जैसे कि एक एग्जाम्पल मान के चलो कि उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही, ठीक है, बारिश से लोग परेशान है, सब राजा के पास गए, राजा बोलते कि भैया बारिश नहीं हो रही, तो अनाज मतलब नहीं पैदा हो रहा है, लोगों की बोल सकते भूख हो रही है, भूख से मर रहे हैं लोग बाग। तो वो चीज के लिए फिर क्या करेगा राजा, राजा समिति में जाएगा, और समिति के लोग मिलके क्या बोलेंगे कि भैया हो सकता है कि जो भगवान है वो हमसे क्या है, गुस्सा है, तो हमको क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। इस तरीके की चीजें देखी है ना हमने शास्त्रों में कि अगर बारिश नहीं हो रही तो बारिश के लिए हम लोग क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें थी वो समिति में की जाती थी। यज्ञ होगा तो यज्ञ से हमारे जो भगवान है, जो उस टाइम पे बोले जाते थे, जितने प्रकृति के जो भगवान है, जैसे इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं तो इंद्रदेव के नाम पे यज्ञ कर देते कि इंद्रदेव खुश हो जाएंगे और उसके कारण क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो ऐसे जो डिसीजन है ना, जो कि प्रार्थना से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड, वो डिसीजन या वो मुद्दों पे कहां पे बात होती थी, समिति में बात होती थी। ये चीज क्लियर हो गई। और सभा में किस तरीके की बात होती थी कि न्याय से रिलेटेड, किसी को न्याय देना है उससे रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, और कुछ सामाजिक चीजों से भी रिलेटेड, ठीक है। और वहीं पे अगर दूसरी बात करें तो मतलब बोल सकते प्रार्थना से रिलेटेड हो गया, धर्म से रिलेटेड हो गया, और कुछ सामाजिक मुद्दे भी है जो कि किस में बात की जाती थी, समिति में भी उनकी बात की जाती थी। कैसे समिति में, कैसे वो सामाजिक मुद्दे, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेसिकली कि जो स्कूल एरिया होता है ना, हमारा कोई भी स्कूल है और उस स्कूल का आसपास का 2 किलोमीटर का जो एरिया है उसके आसपास में कोई वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए। ये चीज बोली गई है ना, ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट, मतलब एक तरीके से बोला गया है कि समाज के लिए खतरा है कि छोटे छोटे बच्चों को वो वाइन शॉप के बारे में पता नहीं होना चाहिए, या स्कूल के पास मत खोलो आप, सीधी बात है, वो 2 किलोमीटर के एरिया में वाइन शॉप होनी ही नहीं चाहिए। इस चीज की सामाजिक मुद्दे हैं कि नहीं है, तो इन मुद्दों के बारे में भी किस में बात की जाती थी, समिति में बात की जाती थी कि हमारा जो समाज है वो कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा बन सकता है, कि ऐसे मुद्दे की जो बोल सकते हैं हमारे समाज की बोल सकते हैं कि उन्नति के लिए अच्छे हैं। इस तरीके की चीजें हमको कहां देखने को मिलती थी, समिति में इस तरीके के मुद्दे की बात की जाती थी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस, कि सभा में जो लोग बैठते थे वो उच्च कोटि के लोग रहते थे, उच्चकालीन के मतलब बोल सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लोग रहते थे, ठीक है, अपने अपने वो जो फील्ड है उसमें एक्सपर्ट रहते थे, वो बात करते थे हमारे अर्थव्यवस्था की, न्याय की,
कि सामाजिक मुद्दे भी बात कर लेते थे, ये सारी की सारी चीजें होती थी। और समिति में जब लोग बैठेंगे, जनजाति के लोग, हर तरीके के लोग उसमें उपस्थित है, तो वहां पे हमारे धर्म से रिलेटेड बात होती थी, ठीक है, साथ में जो प्रार्थना से रिलेटेड वो बात हो जाती थी, और कुछ सामाजिक मुद्दे जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा काम कर सकते, कल्याण का काम कर सकते, इस तरीके के मुद्दे की बात हो जाती थी, ठीक है। पर दोनों में बात करो तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा था? समिति थी, क्योंकि समिति में हर तरीके के वर्ग के लोग वहां पे उपस्थित रहते थे, और समिति ही किसका चुनाव करती थी? राजा का चुनाव करती थी। तो राजा को कैसे ना कैसे करके उस समिति में हिस्सा लेना ही पड़ता था, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। जो सभा था, सभा थी, उस सभा का जो बोल सकते हो कि जो प्रारंभ था, जो स्टार्ट था, वो कैसे हो गया था? पूर्ण उत्तर काल में हो गया था, ठीक है। जो वैदिक सभ्यता जैसे ही शुरू हुई थी, जो पूर्ण वैदिक काल की हम लोग बात कर रहे हैं, बोल सकते हैं कि अर्ली वैदिक काल की, वैदिक पीरियड की जो बात कर रहे हैं, उस टाइम पे सभा और समिति दोनों एक तरीके से मतलब स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। पर अगर मैं सभा की बात करूं तो सभा कब तक चली? जब तक पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता चली थी, ठीक है। सभा का जो बोल सकते हो, सभा जो चीज थी, वो जो बोल सकते राज्य में होती थी, राजा करवाता था अपनी सभा को, वो चीज कब तक फॉलो होती रही? हमारे लेटर वैदिक काल के एंड तक, कि उत्तर वैदिक काल का जब तक अंत नहीं हो गया ना, उस टाइम तक हमारी क्या होती थी? सभा इस्तेमाल होती थी, मतलब सभा हुआ करती थी। पर अगर मैं समिति की बात करूं तो समिति जो है वो पूर्व स्टार्ट तो एक साथ में ही हुई थी, पर जैसे ही उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम पे इसका जो बोल सकते हैं कि इसका जो यूज था वो खत्म हो गया था। मतलब दोनों का मतलब समझ में आया? दोनों का आरंभ एक तरीके से बोल सकते हो वैदिक सभ्यता के साथ में हुआ था। पर अगर मैं सभा की बात करूं तो सभा जैसे ही बोल सकते हो वैदिक सभ्यता जब तक चलती रही, लगभग जब तक उसका इस्तेमाल मतलब जब तक उसका यूज था, ठीक है। पर समिति की बात करूं तो समिति स्टार्ट तो वैदिक सभ्यता के साथ हुई थी, पर साथ में क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। जैसे ही उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ था तो समिति का जो था कॉन्सेप्ट जो था वो खत्म हो गया था। उस टाइम पे कोई समिति नहीं होती थी। जो चुनाव होते, अब देखो यहाँ पे पीछे पीछे का साइज, समिति क्या करती थी? राजा का चुनाव करती थी, ठीक है। तो समिति क्या हो गई? एक तरीके से खत्म होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो बोल सकते हैं कि जो राजा था वो वंश के हिसाब से राजा बनने लगा, ठीक है। जो गणराज जैसे हमारा बोल सकते हो कि पहले का टाइम कैसा था? रिपब्लिक था या गणराज था। आगे आने आते आते कैसे हो जाए? मोनार्की सिस्टम होगा, कि वंश के बाद एक के बाद अपना बेटे के बाद बोल सकते पुत्र के, वो पिता के बाद कौन राजा बन जाता था? पुत्र बन जाता था, फिर उसके बाद उसका पुत्र बन जाता था। तो इस टाइप की चीजें हमारी बोल सकते हो कि जैसे ही उत्तर वैदिक काल शुरू होना स्टार्ट हुआ तो वंश के हिसाब से राजा बनने लगे थे। हमने देखा है ना ये वाला कॉन्सेप्ट की जो उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड था, ज्यादातर जो राजा बनते थे वो कैसे बनने लगे? वंश के हिसाब से बनने लगे। जो गणराज पहले था वो गणराज को किसने बोल सकते राज मतलब बोल सकते कि मोनार्की सिस्टम ने उसको, रिपब्लिक को किसने चेंज कर लिया? मोनार्की सिस्टम ने चेंज कर लिया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि समिति का जो कॉन्सेप्ट था वो उत्तर वैदिक काल पे खत्म होता गया, ठीक है। अब जो राजा का चुनाव पहले समिति करती थी, तो इसलिए बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट थी। अब समिति चुनाव नहीं करती, अब वो वंश के हिसाब से चलता है। पुत्र के पिता के बाद पुत्र बन जाता है, फिर उसके बाद उसका पुत्र बन जाता है। तो समिति का जो कॉन्सेप्ट था वो उत्तर वैदिक काल में खत्म हो गया। अब जो सभा का कॉन्सेप्ट था वो लगभग उत्तर वैदिक काल में भी रहा, पर उसकी जो बोल सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। पहले क्या होता था कि जो सभा में लोग बैठे रहते थे वो कैसे होते थे? इंटेलेक्चुअल होते थे, और सारे के सारे लोगों का डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। और ये जब बोल सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, मतलब ऋग वैदिक काल का बीच में मान के चलो कि मतलब हमारा जो उत्तर वैदिक काल जैसे ही शुरू होना स्टार्ट हुआ तो सभा का कॉन्सेप्ट भी बदलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो बोल सकते हैं कि जो वंश के हिसाब से हमारे राजा बनने लगे, और उन्हीं वंश के हिसाब से जो सभा में लोग थे वो भी उसी के हिसाब से बैठने लगे, कि कोई के परिजन हो या बोल सकते कि किसी के चाचा है या किसी के बोल सकते कि मतलब कि अपने परिवार के लोगों को ही उन्होंने सभा में बिठाना स्टार्ट कर दिया। तो सभा का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअल रहेगा क्या? पर सभा में बोला जाता था कि जो उच्च कुलीन के लोग हैं, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है, वो अगर सभा में बैठेंगे तो शासन अच्छा होगा। पर अगर राजा ने अपने ही लोगों को, अपने ही दोस्तों को या अपने ही परिजनों को अगर सभा में बिठा दिया तो सभा का कोई मतलब रहेगा क्या? ठीक है। तो ऋग वैदिक काल जैसे ही खत्म हुआ था या पूर्ण वैदिक काल जब खत्म हुआ था तो हमारा जो सभा था वो तो कंटिन्यू रही थी, पर उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो बदल गया था। जैसे ही हमारे उत्तर वैदिक काल शुरू होता है तो सभा में लोग कौन बैठने लगे? उसके दोस्त बैठने लगे, उसके परिजन बैठने लगे, या जानने वाले बैठने लगे। तो इससे क्या हुआ? जो राजा था उस राजा की पावर कैसी हो गई? बढ़ गई। पहले सभा और समिति किसको नियंत्रित करती थी? राजा को नियंत्रित करती थी, क्योंकि उनकी निर्णय के बिना राजा अपना डिसीजन नहीं ले सकता था, ठीक है। पर बाद में उत्तर वैदिक काल में ये चीज कैसे हो गई? समिति एक तरीके से खत्म ही हो गई,
और राजा वंश के हिसाब से चलने लगे, और जो सभा में लोग थे वो भी उनके परिजन ही थे। तो बेसिकली जो राजा का निर्णय होता था वही एक्चुअल निर्णय होता था। इसके कारण जो पावर थी वो बढ़ती गई सिंहासनों में। और फिर हमने महाजनपद पीरियड में देखा है कि जो बोल सकते हैं कि जब अजात शत्रु आए, जब उदयन आए, तो उन्होंने सिंहासन के लिए अपने पिता का ही मृत्यु कर दी थी। तो ये सारी चीजें आगे चली थी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया यहाँ की टर्मिनोलॉजी कि सभा समिति कैसे उत्तर वैदिक काल और पूर्ण वैदिक काल में खत्म हुई। किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब क्लियर है ये सारी चीजें। अब अगर एक और मुद्दे की बात करूं, ये यहां तक क्लियर है, पीरियड क्लियर हो गया हम लोगों को। अब अगर मैं किसकी बात करूं, अगर महिलाओं की बात करूं, महिलाओं का अगर मैं उल्लेख की बात करूं, तो महिलाओं का उल्लेख मेरे को कहां देखने को मिलता है? बस सभा में देखने को मिलता है। एक बार वो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक जगह पे बताया गया है कि जो महिला है वो भी सभा का क्या होती थी? हिस्सा होती थी। और उनको क्या बोला जाता था? सभापति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सभापति। जो महिलाएं सभा का हिस्सा होती थी, सदस्य होती थी, उनको क्या बोला जाता था? सभापति बोला जाता था। और वो सभापति भी कैसी होती थी? उच्च कोटि की होती थी। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है, अगर उस सभा में बैठे, तो उनकी पत्नी उनके साथ में बैठ जाती थी, क्योंकि बोल सकते कि वो उच्च कोटि की थी या उच्च कुलीन को बिलोंग करती थी। तो उनके साथ में क्या होता था? उनके साथ, पति के साथ, वो भी बोल सकते कि थोड़ी सी मतलब कि समझ-बूझ तो उनमें भी होगी, तो साथ में वो भी बैठती थी। तो उनको हम लोग क्या बोलते थे? सभापति बोलते थे। पर कहीं भी समिति में हमारी महिलाओं का बोल सकते हो कि उल्लेख नहीं है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि समिति में जो महिलाएं थे वो उनको कभी भी शामिल नहीं किया जाता था। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गई? तो हम लोगों को जो सभा, मतलब अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बोल सकते हो कि सभा में बैठा करती थी। पर कब बैठा करती थी सभा में? जब वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी। और जैसे ही वैदिक सभ्यता के बाद मतलब कि पूर्ण वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक जो हमारा लेटर अर्ली पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे महिलाओं को सभा से हटा दिया गया था। और बोल सकते हो कि सभा की बात तो छोड़ो, बहुत से यज्ञ वगैरह भी जब होते थे ना, तो महिलाओं को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। तो मतलब महिलाओं की स्थिति पहले अच्छी थी वैदिक सभ्यता के टाइम पे। फिर जैसे ही उत्तर वैदिक काल आना शुरू हुआ, तो जो महिलाएं थी उनकी जो उपस्थिति थी वो भी कम कर दी गई और उनकी वैल्यू कम होती गई। इसलिए आजकल हम एमपीपीएससी के उसमें अपने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं ना, हमारे सिलेबस में है वुमेन एम्पावरमेंट की स्थिति हमारी उस टाइम से गिरती जा रही है और अभी भी वही स्थिति है लगभग। ठीक है, क्लियर है? तो जो वुमेन की बात करें तो वुमेन का जो उल्लेख है हमको सभा में देखने को मिलता है, जिनको हम सभापति बोलते हैं। समिति में उनका उल्लेख नहीं है, तो इससे हमको पता चलता है कि समिति में वो नहीं रहती थी। ठीक है, अब इन्हीं के साथ में सभा समिति के साथ में एक विदत नाम से भी एक हमको शब्द पढ़ना है, विदत या विधाता के नाम से भी पढ़ना। तो विदत और विधाता भी एक तरीके से बोल सकते हो समिति जैसे ही होते थे। ठीक है, जो विदत रहते थे, विदत में भी लोग रहते थे, सदस्य रहते थे। और कैसे सदस्य होते थे? जो कि बोल सकते कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने कोई लड़ाई लड़ी हो, या बूढ़े लोग हो, और साथ में महिलाएं उसमें उपस्थित थी। तो मेन चीज यही है, समिति में और विधाता या विदत में क्या डिफरेंस है कि समिति में महिलाएं उपस्थित नहीं रहती थी, पर विदत में हमारी कौन उपस्थित रहती थी? महिलाएं उपस्थित रहती थी। और विदत लोगों का या विधाता लोगों को उसमें काम क्या रहता था? विधाता लोगों के सदस्य जो रहते थे विधाता में, उनका मेन काम क्या होता था? प्रार्थना करना। कि अगर कोई लड़ाई हो रही है, कोई युद्ध हो रहा है, तो वो भगवान से हमेशा क्या करते रहेंगे? प्रार्थना करेंगे। ठीक है, इन प्रार्थना करने का काम किनका रहता था? विधाता में जो सदस्य हैं उनका रहता था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर विधाता की भी बात करो तो विधाता को भी हमारे वेदों में 122 बार इस्तेमाल किया गया है। 122 बार विधाता का बोल सकते हैं कि उल्लेख हमको किसमें देखने को मिलता है? वेदों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो विधाता भी एक तरीके से बोलो समिति जैसे ही था, पर समिति और विधाता में एक ही डिफरेंस था कि समिति में महिलाएं उपस्थित नहीं रहती थी और विधाता में बोल सकते कि महिलाएं उपस्थित रहती थी। बूढ़े लोग भी उपस्थित रहते थे। ठीक है, ज्यादातर विधाता में बूढ़े लोग रहते थे, या बोल सकते अनुभवी लोग, एक्सपीरियंस लोग रहेंगे, और साथ में महिलाएं रहेंगी। बोल सकते ना, जैसे कि मान के चलो कि अगर सभा की बात करूं, तो सभा में अगर राजा है तो राजा के साथ में रानी भी बैठ सकती है। मैंने बताया ना, उच्च कोटि की, तो जो भी पति रहते तो पति के साथ में पत्नी भी बैठ सकती है। तो रानी का राजा वो सभा में बैठा दिया। अब बोल सकते कि उनकी जो मम्मी है, जो राजा की बोल सकते हैं कि जो मदर है या बोल सकते हैं माता है, उनको कहां पे बैठाया जाता था? विधाता में बैठाया जाता था। और विधाता में बैठ के वो क्या करती थी? बोल सकते प्रार्थना अर्चना करती थी। करते हैं ना कि युद्ध पे जा रहे हैं तो युद्ध में जाने से पहले सब याचना करते हैं कि भगवान हमको जिता देना, या मतलब कि कोई आपदा आ गई तो उस आपदा को हटाने के लिए लोग प्रार्थना या बोल सकते हैं कि इच्छा करते हैं ना। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें होती थी? विधाता में होती थी। अगर बेसिक डिफरेंस यही है कि समिति में महिलाएं नहीं होती थी, उसमें महिलाएं होती थी, और ज्यादातर एक्सपीरियंस लोग हमको विधाता में देखने को मिलते। ये चीज क्लियर है?
कोई डाउट है इसमें? अब तो जो हमारे स्लाइड में दी है उसको एक बार रीड कर ले, वही चीज हमको यहाँ पे देके रखी है, ठीक है। अब देखो पहले चीज क्या बता के रखी, प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक संरचना या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द अर्ली वैदिक पीरियड कैसा था। देखो इसमें क्या बताया, विमेन्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग एंड वर ऑल्सो नोन एज सभापति, कि मतलब इस सभा में महिलाएं सभी सम्मिलित होती थी, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, सभापति बोलते थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो द ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ द सभा एज अ डांस एंड ग्रैम्बलिंग गैदरिंग अलोंग विद द जुडिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। ऋग्वेद सभा में बोल सकते हो कि न्यायिक प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ एक नृत्य और जुआ सभा के रूप में भी बताता है। मतलब कि बेसिकली अगर वहां पे एक सभा हो रही है, उस सभा को ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब मान के चलो कि एक पीएम मोदी है, पीएम मोदी ने एक भाषण बोल सकते हो कि सभा एक ऑर्गेनाइज करी। अब सभा ऑर्गेनाइज करी तो सभा ऑर्गेनाइज करने के बाद जो भी बातचीत है वो सब हो गई, इसके बाद खाना पीना भी तो होता है ना, खाना होता है ना। तो बेसिकली खाने के मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए क्या हो जाता है, वो थोड़े से गेम्स वगैरह खिला देते हैं या वगैरह डांस वगैरह कर लेते हैं। तो उस टाइम पे भी यही हमको देखने को मिलता है कि उस टाइम पे जब सभा की जाती थी तो सभा में किस तरीके की बातें की जाती थी, न्याय के हिसाब से बात की जाती थी और प्रशासनिक जो कार्य होते थे वो कर लिए जाते थे। और उनके बाद में क्या होता था, नृत्य भी होता था और साथ में क्या कर लेते थे, वो जुआ खेल लेते थे, मतलब एंटरटेनमेंट हो जाता था। जैसे कॉर्पोरेट पार्टी है ना, कॉर्पोरेट जो बोल सकते हैं जो मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, सैटरडे के दिन उनकी क्या होती थी, गैदरिंग होती है, ठीक है। तो गैदरिंग में बोल सकते हैं कि जो मीटिंग रहती है वो भी वो मतलब कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में बाद में वो लोग क्या करते हैं, गैदरिंग के रूप में अब खाना वगैरह कर लेते हैं, कुछ गेम्स खेल लेते हैं। तो इस टाइप की चीजें भी हमको कहाँ पे देखने को मिलती है, सभा में देखने को मिलती है कि वो कार्य भी करते थे और कार्य के साथ में एंजॉयमेंट भी करते थे, ठीक है। फिर जबकि समिति में एक लोकसभा थी जिसमें जनजाति के लोग जनजातीय व्यवसाय के एकत्रित होते थे। वेयर एज द समिति की बात कर दी, समिति कैसी होती थी, एक पब्लिक असेंबली होती थी, मतलब सभी लोग वहां पे इकट्ठे होते थे। इन विच द पीपल ऑफ द ट्राइब गैदर फॉर द ट्राइबल बिजनेस, की मतलब कि जो जनजाति व्यवसाय के लिए लोग एक साथ इकट्ठे होते थे। क्योंकि हमने देखा ना कि जो सभा है उसमें जनजाति लोगों की बोल सकते हैं कि मीटिंग नहीं होती थी, जनजातियों को नहीं बुलाया जाता था। पर वहीं पर समिति की बात करो तो समिति में हर कोई आता था, तो उनमें जनजाति लोग भी आएंगे और जनजाति आ रहे हैं तो साथ में अपने किसकी बात भी कर लेते थे, व्यवसाय की बात भी कर लेते थे, ठीक है, कि कैसे उनका व्यवसाय बढ़ना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे लोगों का मेन काम क्या होता था, आदिवासी लोगों का मतलब कि वो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे, मत्स्य के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे। तो जो वो बोल सकते जनजातियों का जो मेन बिजनेस था वो वही था, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जो पशुपालन जो रहता है ना। तो उसी को उन लोगों ने उस टाइम पे जो मतलब वो उस टाइम से उनका खर्चा चलता था और उसी तरीके की जो व्यवसाय थी उसका डिस्कशन कहां पे किया जाता था, समिति में किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हर philosophies issues and the issue related to the religious ceremonies and the prayers are discussed। तो यहाँ दार्शनिक मुद्दे मैंने बताया था किस तरीके के मुद्दों पे बात होती थी, दार्शनिक मुद्दों पे बात होती थी, ठीक है। साथ में धार्मिक समारोह किया जाता था और प्रार्थनाओं से संबंधित मुद्दों पर कहां पे चर्चा की जाती थी, कहां पर की जाती थी, समितियों में, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सभा का मतलब और समिति का मतलब। तो अब सभा की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा बता के रखा है सभा एवं समिति। तो सभा शब्द ऋग्वेद काल में एक सभा को संबंधित करता है, जन से वशिष्ठ बोल सकते हो कि सदस्यों ने सभा में भाग लिया था। द वर्ड सभा रिफर्ड टू एज अ असेंबली, किसका उल्लेख करता है, हमारा सभा एक बोल सकते एक सभा का इस्तेमाल करता है। इन द ऋग वैदिक पीरियड सीनियर मेंबर्स ऑफ द जन पार्टिसिपेटेड इन द सभा, मतलब कि जो उच्च लोग रहते थे, जो उच्च जन सभी जन मतलब जनों में जो उच्च लोग रहते थे वो ही किस में हिस्सेदार होते थे, सभा में हिस्सेदार होते थे। इसका मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता के रखा, वुमेन्स all known as sabhavati was also included in the meeting, however in the later Vedic period women stopped participating in the sabha। वही चीज बताई मैंने कि स्टार्टिंग की बात करो, ऋग वैदिक पीरियड की बात करो तो वुमेन्स जो थी उनको सभापति बोला जाता था, जो कि सभा में बैठती थी। पर बाद में आते आते वुमेन्स का बोल सकते हो कि उत्तर वैदिक काल आते आते वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, वुमेन का सभा में बैठना बंद हो गया, ठीक है। फिर along with the battling with the gambling, music, dance and the which were also practiced in the sabha, this assembly performed administration
judicial function, exercise is judicial authority and also discuss some ruler matters। तो मतलब मैंने बताया यहाँ पे कि जब वो सभा बैठती थी तो साथ में क्या होता था, संगीत किया जाता था, नृत्य किया जाता था, कुछ जादू टोना से रिलेटेड बात, वो वाला जादू टोना नहीं कि किसी ऊपर जादू टोना कर दिया, बेसिकली वो जो मतलब जादू दिखाते हैं, जैसे बताते हैं ना बहुत सी, जो बोल सकते हैं कि जादू दिखाने वाले जो जादूगर आते हैं, तो उस तरीके की इंटरटेनमेंट वाली चीजें की जाती थी वहां पे। और उनके साथ में किस तरीके के कार्य किए जाते थे, प्रशासनिक और न्यायिक जो हमारे कार्य होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या जुडिशियली से रिलेटेड जो कार्य होते थे, उन पे यहाँ पे चर्चा की जाती थी, किसमें, सभा में। फिर यहाँ पे बताया था द समिति वॉज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ डिसीजन टेकिंग बॉडी। Women's participation was not allowed in the meeting. The king and the chief were eager to get the support of the assembly and the समिति। मतलब समिति एक राजनीतिक संगठन और निर्णय लेने वाली संस्था थी। बताया था मैंने कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और उनको चुनाव, जो समिति है वही चुनाव करती है, किसका, राजा का। तो सभा में महिलाओं की भागीदारी की अनुमति नहीं थी, कि समिति में मतलब कि राजा का चुनाव महिलाएं नहीं करती थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी हमने देखा है ना हिस्ट्री में कि जब भी वोटिंग की बात आती है, जब भी चुनाव की बात आती है, तो महिलाओं को अलग कर दिया जाता है। तो इसलिए समिति में बोल सकते हैं कि महिलाओं की उपस्थिति नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनको राजा को चुनाव करना पड़ेगा और वो नहीं चाहते थे कि उस चुनाव में वो हिस्सेदार बने, इसलिए महिलाओं का उल्लेख हमको उसमें समिति में देखने को नहीं मिलता। राजा और मुखिया सभा और समिति का समर्थन पाने के लिए उपयुक्त थे, मतलब कि अगर राजा को जीतना है तो उसको समिति का क्या लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया, एक और है बस, कि जैसे सभा है तो सभा का जो अध्यक्ष है उसको क्या कहा जाता है, सभापति बोला जाता है या सुजान बोला जाता है। वैसे ही समिति का जो अध्यक्ष है ना उसको ईशान बोला जाता है। ठीक है, जो समिति का अध्यक्ष होते थे, जो कि बोल सकते हैं कि जो बोल सकते हैं कि मुखिया होते थे हमारे वो किसके, समिति के, उनको क्या बोला जाता था, ईशान बोला जाता था। बस यहाँ पे यही टेक्निकलिटी है। ठीक है, उनको सभापति बोला जाता था, उनको ईशान बोला जाता था। तो जो समिति के बोल सकते कि अध्यक्ष रहते थे और साथ में राजा रहते थे, उस समिति का क्या लेते थे, सपोर्ट लेते थे। ठीक है, इस तरीके की चीजें हमको किस में देखने को मिलती है, ऋग्वेद में देखने को मिलती है, जो हमारे वेदों में डिफाइन करके रखा है। नेक्स्ट क्या बताया, द पॉलिटिकल वर्क एंड द डिस्कशन हेल्ड इन द लोकसभा वॉज ऑल्सो नोन एज समिति। तो मैंने बताया कि जैसे हमने राज्यसभा की बात करी थी और लोकसभा की बात करी थी, तो राज्यसभा को हमने किससे डिनोट करके रखा है, सभा से। और अगर लोकसभा की बात करो तो लोकसभा को किससे असेंबल करके रखा है हमने, समिति से। ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि लोकसभा में वही लोग बैठते हैं जिनका चुनाव कौन करता है, हम लोग करते हैं। तो अगर समिति की बात करो तो समिति में सभी जनजाति वहां पे प्रेजेंट है, सभी जन प्रेजेंट है, और सभी जन के साथ में जितनी भी जातियां प्रेजेंट जाति होती हैं वो सब समिति में आती हैं, बस महिलाओं को छोड़ के। जितने भी मेल रहते हैं, जो भी बोल सकते हैं, वही लोग समिति में हिस्सेदार होते थे। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्या बताया, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल बिजनेसेस द समिति ऑल्सो डिस्कस फिलोसफिकल इश्यूज। अगर राजनीतिक व्यवसाय के अलावा समिति किसके बारे में बात करती थी, दार्शनिक मुद्दों पे भी बात करती थी। Prayers and the religious ceremonies were a major concern for the gathering. However, this assembly gained importance towards the end of the early Vedic period. क्या बोला यहाँ पे, प्रार्थना एवं धार्मिक समारोह इस सभा के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय थी। हालांकि इस सभा में प्रारंभिक वैदिक काल के अंत तक ही महत्व प्राप्त हुआ। मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर इनकी बात करोगे तो जो समिति थी उनका महत्व कब तक था, अर्ली, मतलब बोल सकते कि जो पूर्ण वैदिक काल है वो पूर्ण वैदिक काल में ही उनका महत्व था। और जैसे ही उत्तर वैदिक काल आना स्टार्ट हुआ था तो इनकी जो इंपॉर्टेंस थी, इनका जो महत्व था वो खत्म हो गया था। ठीक है, क्योंकि जो बोल सकते कि जो राजा था वो गण राज से कैसा बन गया था, हमारा बोल सकते कि रिपब्लिक से हमारा मोनार्की सिस्टम आ गया था, कि अब जो राजा का चुनाव है बोल सकते कि वंश के हिसाब से होने लगा। तो समिति का मतलब ही क्या बचा। ठीक है, ये चीज मैं समझा चुका हूं इसको। अब विदत की बारे में बात कर लो। तो विदत मैंने बताया था कि विदत वॉज अ अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली। विदत सबसे प्रारंभिक आदिवासी सभा थी। ठीक है, आदिवासियों की एक तरीके से सभा को बोला गया है, पर लगभग ऐसे एक्चुअल फैक्ट नहीं है। विदत में मतलब आदिवासी के लोग भी रहते थे, और साथ में बोल सकते कि हमारे बाकी के जो राज में बड़े बड़े लोग रहते थे, जो बूढ़े लोग रहते थे, एक्सपीरियंस लोग रहते थे, या विमेन रहती थी, या महिलाएं रहती थी, वो भी इसमें उपस्थित रहती थी। ठीक है, वेदत, अगर ऋग्वेद की बात करो तो ऋग्वेद कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, 122 बार दोहराया गया है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण सभा प्रतीत होती है। इसमें बताया गया कि वेदत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो
मैंने बताया कि उस टाइम पे धर्म बहुत ज्यादा, मतलब कि धर्म की बातें बहुत ज्यादा होती थी और धर्म को वो लोग बहुत अच्छे से मानते थे। हमने देखा ना वैदिक पीरियड में, जो कि प्रकृति की जो आसपास की चीजें हैं उनका हमेशा उल्लेख हमको देखने को मिला है, मतलब उनकी पूजा देखने को मिला है। तो मैंने बताया विदत के लोग किस में शामिल रहते थे, हमेशा पूजा याचना में इस्तेमाल रहते थे। इसलिए विदत का इस्तेमाल ऋग्वेद में ज्यादा दिया गया है कि अगर किसी कोई वो बोल सकते विविधा आती है, विविधा से ही हमारा बोल सकते विदत का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, विदाता या विविधा। तो इस तरीके से जब भी कोई विविधा आती है या कोई मतलब बोल सकते हैं कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं कि लगता है कि राज्य को कोई ना कोई नुकसान होने वाला है या हानि होने वाली है, तो सब लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बोलते थे भैया तुम लोग प्रार्थना करो, अगर जब प्रार्थना करोगे तो जो हमारे राज्य की जितनी भी स्थिति है वो सुधर जाएगी। तो इसलिए विदत का बोल सकते हैं कि इस्तेमाल उस टाइम पे ज्यादा बार किया गया था। ठीक है, टेक्निकलिटी लेके चलना, वो चीज आप सोचोगे तो अपने आप से आपको समझ में आ जाएगी क्यों उल्लेख ज्यादा किया है, क्योंकि उस टाइम पे पूजा याचना या धर्म ज्यादा उल्लेख पे था। और किसी भी चीज को सॉल्व करना है तो वो लोग यही सोचते थे कि जो भगवान है वो हमसे गुस्सा हो गए हैं, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा हमको, और वो प्रसन्न करते थे तो ज्यादातर काम किनका रहता था, विदत लोगों का, क्योंकि वो लोगों को पूछना याचना पूजा याचना में बोला जाता था कि वही लोग पूजा याचना कर रहे हैं या राज्य की भलाई के लिए ये लोग ही पूजा करते हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ दिस असेंबली वॉज टू टेक डिसीजन टू द सेकुलर, मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस पर्पसेस। तो अगर इसकी बात करो तो ज्यादातर जो उद्देश्य है इसमें हमको किस में बारे में देखने को मिलता है कि हमारे धर्म के बारे में भी बताया, आर्थिक, सामाजिक और बोल सकते धार्मिक उद्देश्यों में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है, पर इसमें ज्यादा फैक्ट नहीं है। अगर आप ज्यादातर बुकों में देखोगे, विदत में देखोगे, तो विदत में मैंने 3-4 बुकों में देखा है, उसमें इनका उल्लेख नहीं किया कि वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड या बोल सकते कि मतलब कि हमारे मिलिट्री से रिलेटेड डिसीजन लेते थे, ऐसा नहीं था। उस सभा में जो विदत सभा थी बेसिकली वो उसी के लिए समर्पित थी कि जहां पे प्रार्थना और याचना में लोग मतलब व्यस्त रहते थे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। विदत में ज्यादातर वही लोग थे, पहली बात तो बूढ़े लोग रहते थे, अनुभवी लोग रहते थे जो वृद्ध हो जाते थे, और महिलाएं रहती थी। तो वो लोग इस टाइप के डिसीजन नहीं ले सकते, ये कॉन्ट्ररी है। वो उसी टाइप के बोल सकते प्रार्थना धर्म से रिलेटेड जो भी याचना थी वो ही हमको उसमें देखने को, विदत में देखने को मिलती है। ठीक है, द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द सभा इज इंडिकेटेड ओनली वंस इन द ऋग्वेद। However, there has been repeated references to the women's participation in Vedat. Women was also participated in the discussion of the meeting. क्या बोला उन्होंने कि अगर ऋग्वेद में सभा में महिलाओं का भागीदारी हमको का संकेत हमको कितनी बार देखने को मिलता है, एक ही बार देखने को मिलता है। मतलब ऋग्वेद में महिलाओं को सभा, मतलब सभा में महिला बैठती है, इसका उल्लेख एक ही बार दिया गया है। पर अगर ऋग्वेद मतलब विदत की बात करो तो विदत में जो सभा होती थी, विदत सभा जो होती थी उसमें बार बार महिलाओं का हमको देखने को मिला है कि उसका शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि सभा की चर्चाओं में महिलाएं भी क्या लेती थी, भाग लेती थी। ये चीज क्लियर होगी। तो सभी समिति और विदत में मेन डिफरेंस यही है, दोनों एक तरीके की सभा होती थी, मतलब दोनों एक तरीके से मीटिंग होती थी, पर उस मीटिंग में समिति में महिलाएं पार्ट नहीं लेती थी, महिलाएं चर्चा नहीं करती थी, पर विदत में महिलाएं पार्ट भी लेती थी और जो भी चर्चा की जाती थी उसमें भाग भी लेती थी। उनके डिसीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक है, फिर वहीं पे बात करूं, दिस वाज द अर्लीस्ट लोकसभा ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड। वेरियस क्लेन्स एंड ट्राइब्स यूज विदित एज अ कॉमन बेसिस ऑफ वर्शिप ऑफ द डिटीज। बताया मैंने कि यह ऋग्वेदिक काल की सबसे प्रारंभिक लोकसभा थी। ठीक है, अगर लोकसभा की बात करो सबसे प्रारंभिक कौन सी सभा होगी, हमारी विदित। भिन्न कुलों या जनजातियों ने अपने देवताओं की पूजा के लिए विदत को एक सामान्य आधार के रूप से प्रयोग किया है कि अगर कोई भी देवता की अगर उनको पूजा करनी रहती थी तो वो क्या बुलाते थे, सबको विदित में विदाता की एक जो सभा होती थी उसमें उनको बुलाते थे, और भगवान की जितनी भी बोल सकते हो यज्ञ किया जाता था या याचना करते थे एक साथ मिलके। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को किसका इस्तेमाल किया गया है, विदत का इस्तेमाल किया गया है। अब डिफरेंस बिटवीन सभा और समिति देखें तो क्या बोला, इनिशियली देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सभा एंड द समिति। व्हाट both were called the daughters of Prajapati and both were the unit led by chief who moved into the armies। तो यही चीज बता के रखी, उनमें स्टार्टिंग में कोई ज्यादा अंतर नहीं था और दोनों को किसकी मतलब पुत्री बोला जाता था, प्रजापति। फिर the only difference between the Sabha and the Samiti appears to be that the Sabha performed judicial function whereas Samiti did not, and the Sabha become a smaller elite institution and the Samiti cease to exist। मतलब कि अगर बात करूं सभा और समिति के बीच में एकमात्र अंतर यह प्रतीत होता है कि सभा क्या करती, जो न्यायिक जो काम रहती है उनको करती है और समिति नहीं करती।
न्याय देने का काम किसका होता है? सभा का, पर समिति का नहीं होता। ठीक है, पर बाद में सभा एक छोटी कुलीन संस्था बन गई और साथ में समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, मैंने बताया था कि जैसे ही समिति कब खत्म हो गई, जब जो राजा का वंश था वो कैसे चलता जा रहा था, वंश के हिसाब से चलता जाता था, पिता के बाद पुत्र बन जाता था और पुत्र के बाद ये चीज बन जाती थी। तो समिति का कॉन्सेप्ट जो था वो उत्तर वैदिक काल के शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। ठीक है, और सभा का जो कॉन्सेप्ट था वो कब खत्म हो गया था? उत्तर वैदिक काल, या बोल सकते हो जब उत्तर वैदिक काल का मध्य चल रहा था उस टाइम पे ये खत्म होना शुरू हो गया था। कैसे कि अगर देखो, पहली बात तो हमने देखा था अजात शत्रु के बारे में देखा, तो अजात शत्रु ने अपने पिता को मार दिया। अब राज्य के लिए उन्होंने अपने पिता की ही हत्या कर दी। तो जो सभा में लोग बैठे होंगे वो किसके खास थे? जो उसके पिता थे उनके। ठीक है, तो उनके अगर अजात शत्रु ने या उदयन ने अजात शत्रु को मारा, तो अजात शत्रु का जब राज्य था तो उसमें जो भी सभा में लोग बैठे होते थे वो किसके खास होते थे? अजात शत्रु के। तो जब उदयन ने अपने मतलब वो पिता को मारा, तो जो सभा के लोग हैं वो उसके साथ देंगे क्या? नहीं देंगे, तो उन सभा को हटा देगा वो। ठीक है, और सभा को हटाने के बाद अपनी सभा खुद बनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था? जब बोल सकते हो कि पिता पुत्र ही अपने पिता को मारने लगा, तो जो सभा वाला कॉन्सेप्ट था वो भी धीरे धीरे क्या होता गया? खत्म होता गया। ठीक है, पितृ हत्या जो हम लोग देखते हैं तो वो उसी तरीके की हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, या हमको वही देखने को मिलता है। मैंने पहले भी एक बार एमसीक्यू सीरीज में बताया था कि अगर आप पिता की मतलब कैपिटल्स बहुत बार चेंज की गई है। ठीक है, कहीं वैशाली करी, कभी राजगीर कर दी, राजगीर के बाद वैशाली कर दी, फिर पाटलिपुत्र कर दी। ये क्यों की जाती थी? कि हमारे राजधानी में अंतर, क्योंकि अगर कोई राजा अपनी राजधानी मतलब राजधानी में रहता था और उस राजधानी में अगर वो रह रहा है, तो आसपास के लोग उसके लिए खास होंगे कि नहीं होंगे, और वही लोग के लिए वो राजा भी खास होगा। अगर अपना जो भी पुत्र है अपने पिता को ही मार देगा राजा मतलब राज्य के लिए, तो उसके आसपास के राजधानी के लोग उसका साथ देंगे क्या? इसलिए वो सबसे पहले क्या करता था? अपने राजधानी को चेंज करता था, अपने कैपिटल को चेंज करता था। ठीक है, वही सभा का कॉन्सेप्ट था कि अगर पिता पुत्र ने ही अपने पिता को मार दिया, तो जो सभा के लोग हैं वो क्या उसका साथ देंगे? क्योंकि वो यही बोलेंगे कि जो अपने पिता का बोल सकते हैं कि पिता का नहीं हो पाया, तो वो अपने राज्य का क्या होगा? तो वो लोग कभी साथ देंगे ही नहीं। तो इस तरीके की चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि समिति उत्तर वैदिक काल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी, और सभा उत्तर वैदिक काल के मध्य में और खत्म मतलब अंत आते आते बिल्कुल ही हमारी जो सभा थी वो भी खत्म होना शुरू हो गई थी। इसलिए जो हमारी बोल सकते जो सभा और समिति है, इसको हम किस में पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारतीय ज्ञान में पढ़ रहे हैं। ये प्राचीन चीजें थी, आज के टाइम पे हमको जो देखने को नहीं मिलती। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बढ़ा है? गणतत्व, जो हम क्या करेंगे कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।